अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 2-3 अहम खबरों के हवाले से जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहली खबर तो यकीनन फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक है। कैसे हुई, क्यों हुई, कौन इसके पीछे है और क्या इसमें पॉइंट्स हैं अहम, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन सी अहम शख्सियत इमरान खान साहब से बनी गाला के बजाय अब ज़मान पार्क में मिली है और उसके क्या असरात हैं, क्या वो मैसेज है, उसके ऊपर भी आपको कुछ इजहार ख्याल करेंगे और कुछ हक़ाइक़ बताएंगे। और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में और आगे का जो सियासी मंजरनामा है पीटीआई के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद वो क्या होने वाला है, उसके हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात हो जाए ज़रा फवाद चौधरी साहब के हवाले से। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रात गए ये एकदम से इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर यह भी खबरें थी कि एक बड़ी अहम बैठक हुई है और पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं उन्होंने जो है वो आकर बड़ी ज़्यादा लंबी प्लानिंग की है। कुछ मज़ीद फोर्सेस भी मंगवा ली गई हैं और बहुत उन्होंने प्लानिंग की कि जी क्या किस तरह कैसे होना है। तो इन खबरों के बाद जो पीटीआई की क़यादत है वो मुतहरिक हुई और फौरी तौर पर रात गए हमने देखा कि जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, जिसमें फवाद चौधरी साहब, हम्माद अज़हर साहब, असद उमर साहब और दीगर, फ़रूख हबीब साहब, दीगर जो लीडरशिप है वो फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुंच गए। कारकुनान भी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए, जैसे कि हमने पहले बनी गाला में भी देखा। जब भी गिरफ्तारी की खबरें होती थी तो वहां पर भी कारकुनान पहुंच जाते थे, बल्कि फिर एक मुस्तकिल कैंप ही उन्होंने वहां पर लगा लिया था। यही सूरत हाल ज़मान पार्क में भी बन गई और बड़ी तादाद में वहां पर भी कारकुनान पहुंच गए और अब उन्होंने वहां पर भी एक कैंप लगा लिया है। अगरचे उसके बाद हमने फौरी तौर पर देखा कि ज़मान पार्क को कंटेनर्स लगाकर उसके जो तमाम रास्ते वहां पे जाते हैं उसे बंद कर दिया गया है और काफ़ी हद तक उस इलाके को सील ही कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल ज़मान पार्क की है। लेकिन ये खबरें जब आईं तो उसके बाद जब लोग बड़ी तादाद में आधी रात को जमा हो गए, ठंड थी, सर्दी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर आ गए, फैमिलीज़ भी आईं और बच्चों को साथ लेकर आईं, बुजुर्ग लोग भी देखे गए, तो काफ़ी वहाँ पर एक्टिविटी हो गई। जिसके बाद हमने ये देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक तुंदो तेज़ मीडिया टॉक की। फवाद चौधरी साहब के बारे में मुझे ये कह लेने दीजिए कि ये उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर हमेशा से बहुत से लोग ये तनकीद करते रहे कि फवाद चौधरी साहब ज़्यादा देर इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। 3-4 लोगों के बारे में ख़ास तौर पर कहा जाता था कि जब इमरान खान साहब पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये लोग फौरी तौर पर इधर उधर रफू चक्कर हो जाएंगे। इनमें से शहबाज गिल का नाम लिया जाता था, जुल्फी बुखारी का नाम लिया जाता था, आज़म सवाती का नाम लिया जाता था, शहजाद अकबर साहब का नाम लिया जाता था और इसी तरह फवाद चौधरी साहब का भी नाम लिया जाता था। और ज़्यादातर के बारे में ये कहा जाता था कि चूँकि ये बैरून मुल्क से आए हैं तो मुश्किल वक्त होगा, इक़्तिदार ख़त्म होगा तो ये लोग वापस लौट जाएंगे। लेकिन हैरत की बात है कि शहबाज गिल साहब ने भी बदतरीन तशद्दुद देखा, बदतरीन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ये अयाम देखे और उसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब के साथ रहे। आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो कोई भी जो है उसको डिफेंड नहीं कर सकता, इतना उनके साथ बुरा सलूक हुआ है और इस एज में हुआ है। इसके बावजूद वो डट कर खड़े रहे, बल्कि ऐसे डटे हैं कि उन्होंने तो ना सिर्फ ये कि अपना खौफ दूर कर लिया बल्कि उनको देख के कई लोगों के खौफ दूर हो गए कि इसका मतलब है कि बस इतने जो गई हैं ये ताकतवर हल्के, यही कुछ ही कर सकते हैं, इससे आगे इनका कुछ नहीं है। तो उन्होंने तो ना सिर्फ अपना खौफ ख़त्म किया, दूसरों का भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके बारे में भी ये बड़ी बात होती थी कि जनाब ये भी पार्टियां बदलते रहते हैं, बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं, ये कहाँ से इनकलाबी हैं, ये तो सिर्फ ये देखते हैं सियासी फ़ायदा किस में है। लेकिन वक्त ने ये साबित किया और ये मानना पड़ेगा कि फवाद चौधरी साहब ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया इमरान खान साहब के लिए। फ्रंट फुट पर होकर वो खेले हैं इमरान खान साहब के लिए, हर मौके पर सबसे बुलंद, सबसे तवाना आवाज़ बनकर उभरे और हर मौके पर उन्होंने इमरान खान साहब को, चाहे वो टीवी हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर एहतजाज हो, हर जगह पर उन्होंने इमरान खान साहब को कभी मायूस नहीं किया और उनका दिफा किया। फ्रंट लाइन उनके एक सोल्जर के तौर पर नज़र आए और उन्होंने पूरा साथ दिया हर मुश्किल वक्त में। और काफ़ी अरसे से ये खबरें थीं कि काफ़ी खटक रहे थे फवाद चौधरी साहब बहुत से लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी खुली डुली बातें करने के आदी हैं और बड़े ही जिसको कहते हैं ना आराम से ही सख्त बातें कह जाते हैं, यानी हल्के फुल्के से लहजे में भी। तो वो चीज़ें हो रही थी और वो नज़र में थे, रडार पर थे और बस एक बहाना था, चाहिए था कोई कि कब उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाना है और ऐसा ही हुआ।
फवाद चौधरी साहब ने वो एक प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की और उसमें कुछ कह सकता है कोई कि शायद धमकी आमेज गुफ्तगू भी थी। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आनन फानन हमने देखा कि वो प्रेस टॉक करके जब अपने घर की तरफ रवाना हुए, लाहौर में जो उनकी रिहाइशगाह है, तो उन्हें वहाँ पे बाहर ही घर के यानी गैराज में ही से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसको गिरफ्तारी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस अंदाज से की गई तो वो गिरफ्तारी नहीं थी। यानी बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ आईं और बग़ैर वारंट गिरफ्तारी उनको उठा के डालों में डाला है और ले गए हैं। और उसके बाद वही जो पुराना एक रवैया है, अब तो लोग भी बड़े आदी हो गए हैं इन नामालूम अफराद के कि इधर उधर वो कैसे घुमाते हैं और फिर बता नहीं रहे होते कौन से थाने में क्या हुआ है, और उसके बाद फिर ढूंढते फिरो और फिर काफ़ी देर बाद जाकर कहीं जो है वो उन्हें पेश किया गया, जाहिर किया गया और इसको फिर गिरफ्तारी का नाम दिया गया क्योंकि फिर बाद में FIR दर्ज करके और कोशिश की गई कि इसको ज़रा लीगलाइज कर लिया जाए मामले को। तो ये सारी सूरत हाल बनी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, तो इसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जी फवाद चौधरी साहब जद में आए हैं। व्यूअर्स, पहले तो मुझे ये बता लेने दीजिए कि ये वही सूरत हाल है जो पिछले 2-3 दिन से आपको दिखाई दे रही है कि जो परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को आके बता दी थी। आपको याद होगा कि एतमाद का वोट लेने से पहले, असम्बलियों के वोट के हवाले से पहले ये बात परवेज़ इलाही साहब को बता दी गई थी। रावलपिंडी में उनकी एक मुलाकात हुई थी, खुसूसी जहाज़ में वो गए भी, वहाँ बैठे भी, फिर आए भी, फिर जाके ज़मान पार्क में सारा पैगाम भी पहुँचाया, बात भी समझा दी और फिर मीडिया में भी खुले अल्फाज में बता दिया कि जनाब वो नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली तहलील करें इमरान खान साहब, और अगर वो ऐसा करेंगे तो या तो नून लीग आ जाएगी हुकूमत में और इनकी हुकूमत फारिग हो जाएगी, या फिर इनके साथ बड़े बुरे सलूक होंगे, इनका 25 मई वाला हाल हो जाएगा। ये परवेज़ इलाही साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो जनाब ये वार्निंग दे दी गई थी बेसिकली खान साहब को। मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था, वाशगाफ था, लेकिन इमरान खान साहब भी इमरान खान साहब हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हो मैं किसी से नहीं डरता और मैं वही करूँगा जो मैंने फ़ैसला किया है और मुझे अपने अल्लाह पर और उसके बाद अपनी आवाम पर पूरा भरोसा है। मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह इस जो इस वक्त मायूसी की सूरत हाल है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को निकालेगी। ये इमरान खान साहब का अपना एक स्ट्रैटेजी लाहेअमल जो भी था, उन्होंने उसके मुताबिक असम्बलियाँ तहलील कर दी, जो कि कोई गैर आइनी ऑप्शन बहरहाल नहीं था, लेकिन वार्निंग उन्हें दे दी गई थी। वार्निंग को वो खातिर में ना लाए और उसके बाद अब जो दूसरा वार्निंग का असर था वो शुरू हो चुका है। वैसे तो बज़ाहिर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, PMLN की हुकूमत तो नहीं आई जैसे परवेज़ इलाही साहब ने कहा, लेकिन देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब ने जो बात कही थी वो सही साबित हुई। PMLN ही की हुकूमत है इस वक्त नाजरीन, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब किसके बंदे हैं वो सब जानते हैं। मोहसिन नकवी साहब को किस किस की आशीर्वाद हासिल है वो मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, और वो सब चीज़ें बाद में ज़्यादा क्लैरिटी से उस वक्त साबित भी हो गई जब मोहसिन नकवी साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ एक वीडियो वायरल हो गई जो खाना काबा से निकलते हुए थी, जब दोनों उम्रा करने गए और उसके बाद उस पता चला कि जी मोहसिन नकवी साहब भी उस वफ्त में शामिल थे जो कि खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गया। बड़ी सादत की बात है वैसे तो माशाल्लाह, लेकिन जाहिर सी बात है लोग इस बात पे सवाल तो उठाएंगे कि आखिर मोहसिन नकवी साहब किस तरह से आर्मी चीफ के हमरा थे और क्यों उन्हें वो प्रोटोकॉल मिल रहा था जो उनके साथ थे, और फिर उसके बाद वापस आकर उनकी कौन सी ऐसी दुआएं कबूल हो गई कि उन्हें इतना बड़ा ओहदा भी मिल गया। तो ये सवालात तो हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो ये सवालात हमेशा सवालात ही रहेंगे, जवाब कभी नहीं आएंगे क्योंकि इदारे तो एपॉलिटिकल हो चुके हैं। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की सूरत में PMLN की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है पंजाब के ऊपर। उन्होंने आते ही इख्तियारात से तजावुज़ भी शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ तकर्रुर और तबादले भी शुरू कर दिए, जो कि एक आइनी तौर पर देखा जाए तो निगरान वज़ीर आला नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल जी वो सब कुछ कर सकते हैं। वो उन्होंने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, छापों और क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपके ख्याल से मोहसिन नकवी साहब कितने अरसे के लिए निगरान वज़ीर आला बने? अगर कोई ये समझ रहा है कि वो 90 दिन के अंदर हट जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज़ पर प्लानिंग तो ऐसा नहीं है। वजह यह है कि ये गिरफ्तारियां हों, एहतजाज हों, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो और उसके बाद इलेक्शन को डिले किया जाए, इल्तवा का शिकार कर दिया जाए, 90 दिन में बिल्कुल भी इलेक्शन ना करवाए जाएं। और यही वो हिकमत अमली है जिसके तहत ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
पीटीआई के ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब, फिर उसके बाद मजीद 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमजद न्याजी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं उनके पीटीआई की तंजीम लाहौर के या शायद पंजाब के। तो इसी तरह और भी लोग पाइपलाइन में हैं, अभी मजीद भी गिरफ्तारियाँ होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़श्ता रात तो नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का बहुत चांस है, हो सकता है दोबारा इस सिलसिले में कोशिश की जाए, उस पर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें करने का मकसद यही है कि इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया जाएगा। और ये सारी जो गुफ्तगू मैं आपसे इस वक्त कर रही हूँ, ये गुफ्तगू इमरान खान साहब तक भी पहुँचा दी गई है। उन्हें भी मालूम पड़ चुका है कि सब उनके लिए अच्छा नहीं है। एक लड़ाई है जो अब उन्हें लड़नी है, और इस लड़ाई में वो अकेले अवाम के साथ एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरे का पूरा सिस्टम है। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, और अवाम कितना उनका साथ देंगे ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग, जब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की बात हुई तो उसको निहाल हाशमी के जो मामला था जिसमें उन्हें तौहीन अदालत पर सज़ा हुई थी उससे मैच करने लगे। बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, दानिश्वर ये ट्वीट लेके फवाद चौधरी साहब का सामने आ गए कि जब निहाल हाशमी को सज़ा हुई थी तो फवाद चौधरी ने कहा था कि उन्हें सज़ा होनी ज़रूरी थी क्योंकि वो सिस्टम को धमकियाँ दे रहे थे, ये था वो था। तो जी देखिए, आज इसलिए आपके साथ भी हो गया। तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि कल आप गलत थे, अब आज ये गलत कर रहे हैं, लेकिन यानी कह रहे हैं गलत है लेकिन कह रहे हैं आप भी गलत ही थे। तो इस तरह करके कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसमें आपको 3-4 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ये दोनों बातों में कितना फ़र्क है। पहली बात कि फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की, निहाल हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद की। आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करने के हवाले से आइन में कोई कदगन मौजूद नहीं है। नंबर 2, निहाल हाशमी का जो लहजा और जो धमकियाँ आमेज़ गुफ्तगू थी वो इंतहाई शदीद थी बनिस्बत फवाद चौधरी के, और वो उनको कह रहे थे जजेस को कि हम आप पर और आपके बच्चों पर ये ज़मीन तंग कर देंगे, धमकियाँ आमेज़ लहजे में कह रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को पार्टीजन कहा, मुंशी कहा, और कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। और ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो हम अक्सर चलते हुए भी किसी को कह देते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा, तो ये कुछ इस तरह की बात होती, कुछ ज़रूरी नहीं कि कुछ लाठियाँ लेके बरस ही पड़ेगा। लेकिन जनाब ये उनका जो था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करना या उसकी तौहीन करना, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन को किसी फोरम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो खुद भी तौहीन अदालत का मुकदमा देख सकता है, सुन सकता है, यानी वो खुद भी अपने लिए इसकी नोटिस भेज सकता है किसी कमीशन को, किसी रुकन को जो भी उस पर तनकीद करे। तो उसके लिए किसी अदालत में गिरफ्तारी डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि निहाल हाशमी साहब ने जब ये बात की थी तो उसके फ़ौरन ही बाद 1 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया गया था, बल्कि उनको नोटिस भेजे गए, पूरा केस चला, ट्रायल हुआ, उन्हें दिफा का मौका दिया गया, बार बार दिया गया, और फिर जब वो दिफा करने में नाकाम रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और फिर वो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब की ये बात कहने के 1-2 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि गिरफ्तार भी नहीं हुआ, कर लिया गया। निहाल हाशमी साहब को बाकायदा ज़वाबित और कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी साहब को बगैर किसी वारंट, बगैर किसी कवायद और ज़वाबित के गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना था और कोर्ट का ऑर्डर था, इसके बरक्स उन्हें फिर भी पुलिस ज़बरदस्ती इस्लामाबाद ले गई। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो लाहौर में की थी, लेकिन मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ। तो आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जियाँ फवाद चौधरी साहब के केस में नज़र आती हैं। निहाल हाशमी साहब जो बात कर रहे थे वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में कर रहे थे। उनको गुस्सा था कि उनके कायद को क्यों सज़ा सुनाई गई, जबकि फवाद चौधरी साहब इमरान खान की मोहब्बत में बात नहीं कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे कि पंजाब के ऊपर कोई ऐसा निगरान वज़ीर आला मुसल्लत ना हो जो कि इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर किया है, जो कि पार्टीजन है। तो वो एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। तो इन दोनों केसेस को मिलाना बिल्कुल सरीहन गलत है और इसमें किसी तरह भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आखिर में मैं बस आपको ये बता दूं कि जिस तरह से उन्हें अदालत में पेश किया गया, सफ़ेद कपड़ा डालकर, हथकड़ियाँ बांध कर, इस तरह का भी सलूक निहाल हाशमी के साथ नहीं हुआ था। और जहाँ तक ये सारी सूरत हाल है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। फवाद चौधरी साहब कोई दहशतगर्द नहीं है जिनको इस तरीके से अदालत में पेश किया जाए। बहरहाल वो एक सियासतदान है और एक सियासी मुकदमा भुगत रहे हैं, बल्कि सियासी भी नहीं, मैं तो इसको कोई और ही मुकदमा कहूँगी, क्योंकि जिनकी एमा पर उन्हें गिरफ्तार किया गया वो आप सब भी जानते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वरना आजकल तो कोई शर्म हया रह ही नहीं गई कि ख़वातीन को भी गिरफ्तार करवा लें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाकी आगे मैं आपको इतना ज़रूर कह दूँ कि अब मामला इस बात पर आ गया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। देखना यह है कि क्या अवाम उनके लिए निकलती है या नहीं।
क्योंकि ट्विटर पर तो बड़े अच्छे से हाथ संभाला हुआ है पीटीआई ने, लेकिन बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं कि ये ट्विटर के जो सारे मुजाहिदीन हैं ये सिर्फ ट्विटर पर ही होंगे, जब असल में वक्त आएगा तो ये भाग निकलेंगे। मैं नहीं कहती कि ये भाग निकलेंगे, मैं ये भी नहीं कहती कि ये सच में खड़े होंगे, लेकिन ये वक्त डिसाइड करेगा कि इमरान खान साहब अगर इनके लिए खड़े हैं तो ये उनके लिए कितना खड़े होते हैं। तो ये एक तरह से जो ट्विटर पे हमें इमरान खान साहब से मोहब्बत नज़र आती है, ये उसका भी एक टेस्ट होगा कि लोग क्या वाकई उनके लिए निकलते हैं। क्या हो जाएगा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है? मेरी ज़ाती राय में उनकी गिरफ्तारी शायद अभी मुमकिन ना हो सके, लेकिन हो सकता है कि उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए। जाते जाते आपको बता दूं कि इमरान खान साहब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ज़मान पार्क में एक अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्हें अहम पैगामात पहुंचा दिए गए और उन्हें बता दिया गया है कि सर आपने बात नहीं मानी और अब भुगतें, और आगे आने वाले दिनों का मंजरनामा उनके सामने रख दिया गया है। कुछ मज़ीद उनको चीज़ें भी बता दी गई हैं, कुछ शराइत भी समझा दी गई हैं और कुछ नए उनके सामने ऑफ़र्स भी हैं। वो क्या हैं वो आपको अगले वीलॉग में बताऊंगी, लेकिन सदर मुमलिकत की ये जो थी मुलाकात, ये एक सीधा सीधा पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उसमें उनको जो आगे का मंजरनामा है उसके बारे में काफ़ी हद तक सूरत हाल बता दी गई और कहा गया है कि बैकफुट पर अभी भी हो जाएं, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।